बुढ़िया का फैशन देखा, ये क्या मरने वाली है जल्दी। उसने सुना था लक्ष्मी किसी से फ़ोन पर बतिया रही थी। हाँ, अब क्या रह गया जीने के लिए, सारे दावे पूरे हो गए। बस जमा पूंजी पकड़ाओ बहू लक्ष्मी को और रुखसत हो। वह पूरी रात सोई थी, बार बार भगवान से अपनी मौत मांगी थी। कुछ कर बैठने का मन भी हो रहा था, किंतु वैभव का लस्त-पस्त चेहरा उसकी आंखों के आगे आ जाता और वह अपने को बुरी तरह विवश पाती। जीने के लिए ये तो मेरे बच्चे की दुर्गति कर देगी। इतने दुलार का मेरा बच्चा कैसे अकेले सह पाएगा इतना बड़ा सदमा। टेंशन भी तो इसे जीवन से ही है। ममा जो किया उसे तो भरना ही होगा। इस तरह मुंह लटका कर मत बैठो जैसे कोई मर गया हो। लक्ष्मी का जहरीला स्वर उसके कानों में पड़ा। मरने से कम भी नहीं है बहू रानी। इतना बड़ा धोखा देगा वह इंसान, यह तो मैंने अपने में भी नहीं सोचा था। ललिता की आवाज़ जैसे गहरे कुएं से आ रही हो। इसमें भी आपकी ही गलती है। जब आप बेटा बेटा कर रही थी तो हम कैसे विश्वास न करते। अच्छा ठीक है, सब कुछ मैंने ही किया। 5 लाख में घर बैंक में गिरवी मैंने रखा, 1 लाख उधार मैंने लिया साड़ी वाली से, सारा रुपया बैंक से निकालकर मैंने ही दिया। कुछ लोगों ने कुछ नहीं किया। अब हटो यहाँ से। वह सियाने ढंग से चिल्लाई। वह एक पल को लक्ष्मी सहन गई, परंतु दूसरे ही पल उससे भी ऊंची आवाज़ में चिल्लाई, अब जाओ भीख मांगो कटोरा लेकर। हम क्या कर सकते हैं। वह हाथ झटकती कमरे से बाहर हो गई। शाम ढल रही थी। नीम अंधेरा उस छोटे से कमरे में गहराने लगा था। गर्मी और उमस से लग रहा था प्राण निकल जाएंगे। फर्श पर सिलाई मशीन के आसपास रंग बिरंगे कपड़े बिखरे थे। लगता था जैसे काम बीच में छोड़कर वह उठी हो। आंटी, कपड़े हो गए क्या? पैकिंग करनी है। दरवाजे पर पड़ोस में रहने वाली नम्रता खड़ी थी, पसीने से लथपथ किंतु उत्साह से भरी हुई। उसने ज़रा सा सिर उठाकर उसे देखा। अभी तो नहीं हुआ बेटा, तबीयत थोड़ी ख़राब है। देखो आपके ही कपड़े बिखरे हुए हैं, कट गए हैं, बस सिलना बाकी है, उसने लगभग कराते हुए कहा था। उसका सिर कई मन बोझ से बोझिल हो रहा था। कन पट्टियों पर हथौड़े पड़ रहे थे। आंखें खोलना भारी पड़ रहा था। चेहरा काला, होठ पपतियाँ। बताने की आवश्यकता नहीं थी कि वह अस्वस्थ है। यह तो गलत बात है आंटी। परसों मेरे भाई की शादी है। दुल्हन के सारे कपड़े काट कर रख दिए हैं आपने। आपके ऊपर तरस खाकर दिए हैं हमने, नहीं तो क्या टेलर की कमी है शहर में। वह अपनी रौ में बड़बड़ाती जा रही थी। मैं क्या करूं, शरीर नहीं चल रहा है मेरा, वह असहाय स्वर में बोली थी। तो वापस कर दो, दूसरी जगह सिला लेंगे। वह बिगड़ पड़ी। कपड़े कट गए हैं, थोड़ा अच्छा लगते ही सिलने बैठ जाऊंगी। मुझे भी चिंता है। वह फिर बोली, वह सब हम कुछ नहीं जानते। आपके काटे कपड़े कौन सिलेगा। सिलकर कल तक दो, नहीं तो डंडे भरने को तैयार रहना। 20,000 के कपड़े काट रखे हैं आपने। वह पैर पटकती चली गई। उसकी बातों से ललिता और आहत हो गई। समय समय की बात है, जब गोविंद थे यही नम्रता दिन भर घर में खेलती खाती पड़ी रहती थी। माँ छोड़कर काम पर चली जाती थी। अब लड़का लायक निकल गया।
घर में 4 पैसे आने लगे तो कैसे बोलना आ गया। यदि कपड़े नहीं दिए तो लोगों का विश्वास भी तो उठ जाएगा ललिता के ऊपर से। लक्ष्मी से यह भी तो नहीं हो सकता कि तुरपाई हुक आदि का काम ही करवा दे। उसने अपनी हथेलियों के बीच अपना सिर लेकर दबाया। मेरा बेटा भी तो लायक है। चला था एक दिन में करोड़पति बनने, और इस लक्ष्मी के भी तो जैसे पंख लग गए थे उन दिनों। बेटी को जन्म दिया था। माँ बनने के बाद रंग जरा सा निखर आया था। वह इस प्रकार गर्वोन्मत्त हो रही थी जैसे और किसी ने बच्चा पैदा ही ना किया हो। दिन रात बस बिटिया का मुख निहारा करती। सारा घर बाहर ललिता के जिम्मे था। वह भी एक ऐसी ही शाम थी। दरवाजे पर आकर एक नई कार रुकी। उसने सोचा पड़ोस में किसी के घर कोई आ रहा होगा, परंतु ये वैभव वहाँ क्या कर रहा है। वह उस सावले से सुटेज बुटेज युवक को लेकर आ रहा था। आंखों में प्रश्न लिए वह दरवाजे पर खड़ी थी। माँ है भाई, वैभव ने परिचय दिया, और वह व्यक्ति तुरंत उसके कदमों में झुक गया था। माँ माँ, अब तक मैं बिना माँ के था, आज माँ मिल गई। वह व्यस्त हो रहा था। लगता था वह उसकी गोद में सिर छिपा लेगा। ललिता ऐसे व्यवहार के लिए तैयार नहीं थी। गर्मी की परवाह न करते हुए वह अंदर आकर एकदम बेतकल्लुफ़ी से खाट पर बैठ गया। उसके एक हाथ में उसकी कोट से मैच करता ब्रिस्केट था। पांचों उंगलियों में भांति भांति की रत्न जड़ित अंगूठियां चमक रही थी। हे भगवान, ये कौन है? हम इसे अपने घर में कहाँ उठाए बैठाए? ढंग के गिलास कप भी तो नहीं है। अवश्य आज हमारी तकदीर चमकी है जो ऐसा मेहमान घर आया। वाह बेटा, वैभव नाम के अनुसार मित्र अब पाए हो जाकर वह गर्व से भर उठी थी। लक्ष्मी बेटी, थोड़ा शुद्ध घी होता डिब्बे में मेहमान के लिए हलवा बना दो, उसने लक्ष्मी के कानों में फुसफुसा कर कहा था। बगल वाले कमरे में सीलिंग फैन चल रहा था। कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां भी थी जिन्हें रात के समय तरफरी रख कर वैभव और लक्ष्मी अपनी खाट बिछा देते थे। ऊपर का माला उसने किराए पर दे रखा था। जो ही 4 पैसे आए हाथ में हलवा लेकर अभी लक्ष्मी कमरे के सामने ही पहुंची थी कि उसने लपक कर पूरी श्रद्धा से उसके पैर छुए थे। मेरी लक्ष्मी भाभी, कब से कह रहा था वैभव से कि मुझे मेरे घर ले चलो। यह मानता ही नहीं था। आज तो मैंने जिद ही कर लिया कि मैं घर चलूँगा माँ से मिलने। वह अपने आगे किसी को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। घंटा भर बीत गया। 2 बार चाय नाश्ता हो गया। बेटी के हाथ में 500 रुपये का एक नोट भी थमा दिया था उसने। यह तो कुछ भी नहीं। अभी आगे देखिए मैं क्या क्या करता हूँ अपने परिवार के लिए। उसने स्वयं अपनी दरिया दिली की प्रशंसा की थी। लक्ष्मी गदगद। आज तक किसी रिश्तेदार ने भी 500 नहीं थमाए मेरी बेटी को। बड़ा भला आदमी लगता है। आज के ज़माने में इतना प्रेमिल और निश्चल व्यक्ति भाग्य से ही मिलता है। ललिता ने अपने नए बेटे को वैभव से ऊंचा स्थान दिया था। दूसरी बार वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ आया था। गहनों से लदी वह एक सांवली सी युवती थी। उतनी ही श्रद्धा से उसने सास और जेठानी को अपनाया। निष्ठा
वत्स्य ललिता को 500 बहू और 500 पोते के हाथ में रखना पड़ा। ऐसा लगने लगा था उसे जैसे उसने एक नई 2 बेटे को जन्म दिया हो। वैभव और पवन, ये करता क्या है वैभव? कहाँ से मिल गया तुझे? कुछ अता पता बताएगा? किसी पर आँख मूंदकर भरोसा करना भी ठीक नहीं है। उसने अपनी बुद्धिमत्ता और सावधानी का परिचय दिया। बहुत बड़ा कारोबार है माँ इसके पास, बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर हैं, रातों रात लाखों करोड़ों कमाता है बैठे बैठे। ज़मीन है इसके पास, उस पर घर बनाकर बेचता है। 5 ठो तो कार है इसके पास। वह लहक लहक कर बता रहा था। हाँ, कहाँ है? तुमसे कैसे परिचय हो गया? उड़ीसा तरफ के हैं। माँ, ये कहो कि तकदीर ही इसके पास ले गई। मैं जिस दुकान में काम करता हूँ वही आया था ये अपनी कार के लिए सामान लेने। बस देखते ही कहने लगा, तुम्हारा माथा इतना ऊंचा है, तुम्हारे पास रुपये की क्या कमी है जो इस वर्कशॉप में काम कर रहे हो? तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है जैसे मेरा तुम्हारा पिछले जन्म का कोई नाता है। मैंने पहले ही दिन इसे 10,000 का सामान बेचा। सेठ भी खुश और मैं भी। वहीं से परिचय बढ़ा। न मेरा कोई भाई था न उसका, बस एक दूसरे के हो गए। वैभव को इतना खुश तो उसकी शादी में भी नहीं देखा था उसने। उस दिन पवन वैभव के घर आने से पहले से ही आकर बैठा था। माँ बेटे अपने अपने अनुभव बांट रहे थे। शादी के बाद से वैभव को भी वहाँ इतना समय है कि माँ के पास 2 घड़ी बैठकर उसका हाल चाल पूछ ले। 1000 काम रहते हुए भी पवन अपनी मुँह बोली माँ के लिए समय निकालता है। अच्छा लगता था ललिता को। वैभव कुछ अनमना सा लौटा था, ड्यूटी टाइम से 2 घंटे लेट। उसकी हालत देखकर पवन उसके प्रति हमदर्दी से भरकर कहने लगा था, माँ, मैं सोच रहा हूँ कि मेरी मेहनत का फल मेरे भाई को भी मिले। रुपयों को कमाता है। यदि आप 10 लाख लगा दो तो 6 माह में 5 करोड़ कमाकर दे देंगे। दोनों भाई 5 करोड़ और वह भी 10 लाख लगाने पर लगा दो माँ, हमारा जीवन सुधर जाएगा। लक्ष्मी उसकी परिक्रमा करने लगी थी। वही 10 लाख जीवन मरण का सहारा है। खाली हाथ होकर बैठ जाऊं, उसने संयस भरे स्वर में कहा। कैसी बात करती हो माँ, तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है क्या? हमारे पास जब इतना रुपया होगा तो तुम्हें क्या कमी रहेगी? आखिर तुमने हमारे भविष्य के लिए ही तो बचा कर रखा है ना। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा बेटा बड़ी बड़ी कार में सफ़र करे, तुम्हारी बहू गहने से लदी रहे, हम बंगले में रहे, नौकर चाकर भरे रहे, वैभव उसकी गोद में सिर रखे लाड़ लड़ा रहा था। बेटा, हम साधारण लोग हैं, वे रुपये तेरे बाप की ज़िंदगी भर की कमाई है। हाथ नहीं उठता खर्च करने के लिए, रखने से रुपये जैसे के तैसे पड़े रहेंगे। बैंक कितना ब्याज देगा उसे पूंजी बनाने की हिम्मत करो माँ, फिर देखना तुम्हारे बेटे क्या कमाल करते हैं। पवन ने समझाया था। इतना है तो तुम ही लगा दो ना बेटा, इसका मेहनताना दे देना जो दूसरों को देते हो। उसने लगभग इनकार कर दिया था। दे तो देता माँ, परंतु मैंने अपनी पूरी पूंजी लगाकर 20 एकड़ ज़मीन खरीदी है। प्लान यह है कि बैंक से लोन लेकर उस पर फ्लैट बनाए जाएं।
जाएगा, फिर उन्हें बेचकर लंबा धन कमाया जाएगा, किंतु हमें कम से कम 10 लाख का काम दिखाना पड़ेगा, तब बैंक से लोन मिलेगा। उसने पूरी योजना समझा दी। ठीक है, मुझे ज़मीन और उसके कागजात दिखाओ, तब सोचूंगी। उसने डिब छुड़ाया था। पूरे समय बेटे बहू आगे पीछे डोलते रहे। लक्ष्मी पैर दबाने आ गई। सुख की कल्पना में खोई थी वह। दूसरे दिन वह कार लेकर आ गया। उसने शहर से बाहर एक बड़ी सी ज़मीन दिखाई, बंजर उबड़ खाबड़ और रजिस्ट्री के कागज़ भी। आप चाहो तो कुछ ज़मीन वैभव के नाम रजिस्ट्री कर दो, उसने उस मन लेने के लिए कहा। स्टाम्प पेपर पर अनुबंध लिखा हुआ था, जिसके अनुसार बैंक का कर्ज और दोनों की लागत निकालने के बाद बचे लाभ पर दोनों का बराबर बराबर हक होगा। रुपया निकाल कर दे दिया था ललिता ने। उसे लगने लगा था जैसे हवा पर सवार है वो लोग, आसपास के लोगों से अलग। बस थोड़े ही समय बाद काम प्रारंभ हो जाएगा। काम देखकर बैंक लोन पास करेगा। फिर कितनी देर लगेगी फ्लैट बनने बिकने में? कितनी प्रगति हुई बेटा तुम्हारे काम में? वह मालकिन वाले अंदाज में पूछती। नक्शा बन रहा है, पहले उसे पास कराना है, फिर नींव भरना होगा। कुछ फ्लैट्स के लगे हैं उसी में दिन रात। अब घर में बैठे रहोगे तो काम कब होगा? वह समझाती थी। वैभव गांव देहात में मजदूर तय करने में लगा था। मन हुलस रहा था ललिता का। एक दिन वह ज़रा आराम से बैठा था, बातें चल पड़ी। मैं वैभव को अपना सगा भाई मानता हूँ। जहाँ जहाँ मैं कमाऊँगा उसे भी दूंगा। मैंने सुख दुख सभी कुछ देखा है इसी जीवन में। जानती है मैं कैसे बढ़ा? उसने उसकी आंखों में अपनी निगाहें जमा दी। कैसे बेटा? छोटे छोटे शेयर खरीदता था बड़ी बड़ी कंपनियों के। भाग्य ने साथ दिया। मेरे सस्ते शेयर बाकी महंगे में बिके। लाभ का रुपया फिर शेयर में लगाया और बचे रुपये से ठेकेदारी का काम शुरू किया। उसने जैसे अपना सारा राज खोल दिया। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा बेटा। फ्लैट्स बेचकर जब लाभ होगा तब देखा जाएगा। उसने ध्यान नहीं दिया। मैं बता सकता हूँ उपाय, यदि आपको जचे तो करना, नहीं तो कोई बात नहीं। और मैं नहीं दूंगा, आपके ही पास से निकलेगा पैसा। उसने पल भर आत्मविश्वास से कहा। क्या मजाक करते हो भैया? माँ के पास सब कुछ नहीं है। लक्ष्मी ने भी भाग लिया बातचीत में। मैं जानता हूँ मेरी माँ लक्ष्मी है। उसके पास से कितना निकालेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। वह बेहद उत्साह में था। अच्छा चलो बता दो, उसने कह दिया था। इस घर को बैंक में गिरवी रखने पर 5 लाख आसानी से मिल जाएंगे। 5 लाख तक के आप दोनों के जेवरात होंगे। 10 लाख के शेयर यदि आज लेते हैं तो 3 साल बाद शुद्ध 20 लाख मिलेंगे। मैंने ले रखा है, इसमें छिपाना क्या? कहाँ मिलता है शेयर? लक्ष्मी पूछ बैठी। मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है, RK कंपनी के शेयर बेच रहा है। बहुत बड़ी कंपनी है। देश विदेश में शेयर बिकते हैं। जैसे ही खुलते हैं लूट मच जाती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस दिन रुपया जमा हुआ उसी दिन 3 साल बाद की दुगनी रकम का चेक कंपनी की ओर से भारी हो जाता है। अन्य को बेचना चाहो तो अपनी मर्जी। कंपनी के मुनाफे में हिस्सा तो मिलना ही मिलता है।
उसने ऐसे हाथ झाड़े जैसे सारे काम पूरे हो गए हो। वह चला गया। घर में गहन विसर्ग प्रारंभ हो गया था। बहू बेटे दोनों चाहते थे कि पवन की बड़ाई योजना पर अमल किया जाए। ज़मीन वाले में समय लगेगा, मेहनत लगेगी और उसमें ना हींग लगे ना फिटकिरी। रंग चोखा होना था। बैंक का कर्ज कटेगा कैसे, ये भी सोचा है तुम लोगों ने? वह गंभीर थी। उसकी छठी इंद्री उससे इस कदम के प्रति सचेत कर रही थी। मैं कुछ तो कमाऊंगा ही, जो भी 5-10 हज़ार ब्याज आएगा मैं कटाता जाऊंगा। तुम्हारी पेंशन, घर का किराया, फिर तुम दोनों थोड़ी तकलीफ कर लेना। बस थोड़े दिन। मैं रिस्क उठाए बिना कोई आगे नहीं बढ़ता। अमीर बनने के लिए इतना तो करना ही होगा। वैभव ने जोरदार सिफारिश की। एक बार तो उसने दृढ़ता से मना कर दिया था। पवन का दोस्त घर आकर और रिझा गया। मैं तो लोकल आदमी हूँ, धोखा देकर कहाँ जाऊँगा, अपना समझकर ही कहा है पवन ने। अन्यथा सारे शेयर तो इशू होने के 2 दिन के अंदर ही बिक जाते हैं। अपने पूरे गहने निकालकर लक्ष्मी ने रख दिए। ललिता को भी रखना पड़ा। कुल 4 लाख बने पूरे। बेचकर 1 लाख साड़ी वाली से ले आई। लक्ष्मी बैंक के ब्याज पर 5 लाख में घर गिरवी हुआ और 20 लाख का चेक ललिता की पेटी में आ गया। उस समय तो वैभव पवन के साथ ही लगा था। बैंक की किस्त पेंशन से देना शुरू किया। ललिता ने घर खर्च के लिए उसने सिलाई का काम प्रारंभ कर लिया। बहुत पहले सीखा हुनर काम आया। सब बहुत खुश थे। बस यही मना रहे थे कि जल्दी से जल्दी समय बीते। फ्लैट के लिए लोन मिले, शेयर के 20 लाख रुपये मिले। लक्ष्मी मन ही मन अपने आप को सच की लक्ष्मी देवी मानने लगी थी। कैसे दमक रहा था सलोना चेहरा बहू का उन दिनों। उसके आगे सब कुछ चलचित्र का तरह नाच रहा था। 100 मजदूर तैयार कर लिए वैभव ने। बस नक्शा पास होने की देरी थी। इधर कई दिनों से पवन से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। सफलता की सूचना देने वैभव जब उसके घर गया तो वहां ताला लटक रहा था। पूछने पर पता चला कि वह घर खाली कर दूसरी जगह चला गया। चेहरे पर 12 बज रहे थे। वैभव बड़ी मुश्किल से साइकिल चलाकर घर आया था। ललिता ने धीरज दिया। कोई बात होगी बेटा, फ़ोन लगाओ उसे। फ़ोन नंबर सेवा में नहीं है की आवाज़ आई। हम ठगे गए बेटा, बुरी तरह ठगे गए। ज़मीन पर लेट गई थी वह आएगा अम्मा। ऐसा थोड़ी होता है जैसा आप समझ रही है। लक्ष्मी की आवाज़ एकदम धीरे से सुनाई दी। अरे हमें पता तो देता। पेट में घुसकर खंजर घोंप दिया पापी ने। ललिता अपना सिर पीट रही थी। लक्ष्मी ही जरा हिम्मत दिखा रही थी, वरना वैभव का भी वही हाल था। उसने खाना पीना, घर से निकलना सब बंद कर दिया। धन गया सो तो गया ही। यदि बच्चे को कुछ हो गया तो वह धन धर्म दोनों से चली जाएगी। उसने वैभव को संभाला। हम पुलिस में जाएंगे बेटा, चिंता मत कर। जब शेयर वाला 20 लाख मिलेगा तब सारा कर्ज चुका देंगे। समझेंगे हमने कोई काम नहीं किया या फिर कोई लुटेरा लूट कर ले गया। पुलिस की छानबीन में रजिस्ट्री के कागज फर्जी पाए गए। वह ज़मीन किसी बड़े उद्योगपति की थी। पवन और भी कई लोगों को ठग कर भागा था। वह कुंवारा था। पता चला कि पत्नी बच्चे किराए के थे उसके। अभी वे परिस्थिति से समझौता करने की दिशा में
बढ़ ही रहे थे कि एक दिन सुनील घर आया। एक सांस में हजारों गालियां पवन को दी। सहानुभूति का पिटारा उलट दिया इनके आगे। आपका तो दोस्त था ना? लक्ष्मी ने पूछा। मेरा दोस्त कैसे होगा? मेरे लिए कस्टमर लाता था, मैं कमीशन देता था बस। आपके मामले में भी 1 लाख दिया है मैंने। सबके चेहरे पर मुर्दनी छा गई थी। मैं धोखेबाज नहीं हूँ माताराम। अब आरके कंपनी में मेरा जम नहीं रहा है। घाटा तो मेरा बहुत हुआ है, परंतु मैं आप लोगों को पीड़ा नहीं पहुँचाऊँगा। सब एक जैसे नहीं होते हैं संसार में। उसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी। फिर हमारा रुपया आपने चेक दिया है, वह भून तो जाएगा ना? उसके दिल में संन्यास ने सिर उठाया। माताराम, पहले वाला चेक वापस कर दो। कंपनी दिवालिया हो गई है। अपने नंबर का मैं 10 लाख का चेक देता हूँ। 6 माह बाद मैं रुपये निकाल कर कर्जा वर्जा पटा हो, मैं चाहे जैसे हो रुपये जमा कर दूंगा। उसने जैसे बड़ा एहसान किया हो। मरता क्या नहीं करता। ललिता को लगा चलो कुछ आस बंधी। कर्जे का तनाव भुगतना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने चेक देकर नया 10 लाख का चेक ले लिया था। एक दिन में 1000 बार दिन की गिनती करती थी। वह कैसे कटे थे दिन कहा नहीं जा सकता। वैभव ने खाट पकड़ ली। इलाज के लिए कहाँ जाए ललिता? गोविंद के लिहाज के कारण रेलवे के अस्पताल में बीमारी का इलाज हो जाता है। टूटे मन का इलाज किस अस्पताल में होता है? लक्ष्मी की निराशा कुछ और ही रूप में फूटी है। दिन रात ताने तिसने। सास से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है संसार में। यहाँ वहाँ बैठकर माँ बेटे को गालियाँ देते वह स्वयं सुन चुकी है। प्यास से गला सूखने लगा था उसका। आज किस प्रसन्नता से उठी थी। सुबह कह नहीं सकती। चेक भुनाकर बैंक का कर्ज चुका देगी। ब्याज सहित 1,25,000 साड़ी वाले का शेष जमा कर देगी अपने अंतिम दिनों के लिए। बस चिंता हटी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गोविंद की पेंशन ही पर्याप्त है दाल रोटी के लिए। दिन तो लक्ष्मी भी गिन रही थी। मैं भी चलूँ माँ? रुपया खाते में जमा करा देंगे। अपने खाते से ही लोन पट जाएगा। उसे अच्छा लगा था। चलो जैसे भी हो, स्थिति सामान्य तो होगी, फिर अच्छी भी हो जाएगी। बच्चे रहेंगे तो पैसा फिर आ जाएगा। वह हिम्मत करके उठी थी। कमरे में अंधेरा था। उसने स्विच दबाकर उसे रोशन किया। नम्रता की भाभी के कपड़े उसके पैरों तले कुचल रहे थे। बाप रे, 20,000 डंट बोल के गई है। ईमान के सिवा क्या मेरे पास? इस विचार ने जैसे उसे हिम्मत दी कपड़े सिलने की। उसने एक अंगड़ाई के साथ अपने ऊपर से गर्दिश की गर्द झाड़ी। प्रसाधन से वापस आकर उसने मुंह धोया। मटके का ठंडा पानी पिया। मन हो रहा था फिर लेट जाए। नहीं, मन खटना पड़ेगा। सारे कपड़े कल शाम तक जोड़ जाड़ कर दे देना होगा। पड़ोसियों के साथ आई थी माया। सभी सहानुभूति जताने, कम जी जलाने ज़्यादा आई थी। चेक बाउंस होना हंसी खेल नहीं है दीदी। कोर्ट में केस करो, जेल चला जाएगा 6 महीने के लिए। उसके पति वकील थे। कानून जानती थी सो अपनी राय दी। चेक बाउंस क्या कहें? बैंक ऑफ इंडिया में
कभी उसका खाता था ही नहीं। ललिता के होठ बड़े धीरे से हिले, एक घायल निश्वास खारिज हुई थी। उसके मुंह से